केजरीवाल के आदेश भगवान की तरह जेल में भी दिल्ली वालों के लिए सोच रहे सीएम सौरभ भारद्वाज। लोकसभा चुनाव में उतरी कंगना रनौत, बीजेपी ने दिया टिकट। भाजपा ने नामांकन रैली में दिखाई ताकत, बोले डबल इंजन की सरकार में डबल विकास। वरुण गांधी थामेंगे हाथ या फिर करेंगे साइकिल की सवारी, क्या भाजपा नेता उठाएंगे चौंकाने वाला कदम। सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर नवनीत राणा का पलटवार, ये बेहद ही शर्मनाक बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। अब वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट पर नवनीत नारायण का पलटवार आया, ये बेहद ही शर्मनाक बात है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की ओर से एक्ट्रेस कंगना रनौत पर टिप्पणी का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने सुप्रिया श्रीनेत के विवादित पोस्ट को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। नवनीत राणा ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें सीखना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं। नवनीत राणा ने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने ऐसा पोस्ट करके एक महिला का अपमान करने का बेहद काम किया है, ये बेहद ही शर्मनाक है। देश की महिलाएं इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। नवनीत राणा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें सीखना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं। उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम किया है। कंगना जैसी हम सभी महिलाएं अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान लेकर अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना का काम करती हैं। कांग्रेस को इस देश में महिलाओं को उनकी जगह जरूर दिखाएगी, ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। अमरावती की सांसद ने कहा कि इनके नेता भूल गए हैं कि कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रही। अभी सोनिया गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रही हैं। प्रियंका गांधी हमेशा कहा करती हैं कि उनकी पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। ऐसे में अगर उनकी पार्टी की कोई नेता या प्रवक्ता किसी महिला के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है तो ये बेहद ही शर्मनाक है। कंगना रनौत के ऊपर बोलना सिर्फ कंगना को ही टारगेट करना नहीं, जहां लोग भारत माता की जय कहते हैं वहां इस तरह की अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो इस देश की सभी महिलाएं इसकी निंदा करती हैं। बता दें कि कंगना रनौत पर सुप्रिया श्रीनेत की टिप्पणी के बाद बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के नेता भी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और गौरतलब है कि बीजेपी ने कंगना रनौत को हिमाचल प्रदेश की मंडी से लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट में अभद्र भाषा के साथ एक तस्वीर भी साझा करी थी। विवाद के बाद उस पोस्ट को हटा दिया गया है। कांग्रेस ने कंगना रनावत एज ए मंडी से जो रिप्रेजेंट कर रही है कंगना रनावत, उसके बारे में जो कांग्रेस ने ट्वीट करके जो शब्दों का वापर किया है, यूज किया है एक महिला के प्रति, कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, ये भूल गए कि कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर एज ए इंदिरा गांधी, एज ए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस पक्ष में है और जहां पर वो चिल्ला के कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, और वहां पर ही पक्ष के कई लीडर ऐसा ट्वीट करके एक महिलाओं को अपमान करने का जो कार्य उन्होंने किया है, मुझे पूछना है कांग्रेस पक्ष के सभी नेताओं को कि एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। ये कांग्रेस भूल गई है क्या? सिर्फ कंगना रनावत के ऊपर बोलना मतलब सिर्फ कंगना रनावत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। ऐसे पक्ष के सभी लीडर जहां पर 3-3 महिलाएं एक पक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं, सम्मान किसे कहते हैं? अगर इनको सीखना है तो आदरणीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी, उनके पास जाके सीखना चाहिए। 33% आरक्षण महिलाओं को देने वाला एकमेव पक्ष और एकमेव व्यक्ति हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो मुझे लगता है ये जितने भी प्रवक्ता है, अगर सच में सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अगर इस देश की महिलाओं का सम्मान करती हैं तो ऐसे प्रवक्ताओं पे, ऐसे लीडरों पे उन्होंने इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए। नहीं तो इस देश की महिलाएं इस बार कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगी।
उन्हें उनकी जगह जरूर दिखाएंगी। और कंगना रनावत जैसी जितनी भी महिलाएं हैं, हम इस क्षेत्र में काम करते हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं, अपना सम्मान, अपना स्वाभिमान लेके हम अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जहां भारत माता की जय कहते हैं और कांग्रेस पार्टी ऐसी महिलाओं के नाम पे इस तरीके की अशोभनीय जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उसका हम पूरे देश की सभी महिलाएं बहुत कड़ी निंदा करते हैं। और कांग्रेस को उनकी जगह जरूर इस देश की महिलाएं इस बार दिखाएंगी, बर्दाश्त नहीं करेंगी। भाजपा ने रविवार की रात 11 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी। 5वीं सूची में सबसे चौंकाने वाला निर्णय फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी पीलीभीत सीट से टिकट कटना था। लंबे समय से वरुण गांधी के टिकट को लेकर चल रही रस्साकशी भी खत्म हो गई है। अब वरुण गांधी क्या निर्णय लेंगे, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि नामांकन के लिए सिर्फ कल तक का ही वक्त है। पीलीभीत में पहले चरण के 19 अप्रैल को मतदान है। बुधवार नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम दिन है। बताया जा रहा है कि सपा और बसपा प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। दरअसल पीलीभीत लोकसभा सीट पिछली 4 चुनावों में से भाजपा के कब्जे में रही है। मौजूदा समय में वरुण गांधी इस सीट से सांसद हैं। वरुण गांधी लंबे समय से पार्टी की नीतियों को लेकर मुखर रहे हैं। उनके बयानों पर खूब चर्चा हुई है। हालांकि कुछ समय पूर्व से उनके बयानों में नरमी आई थी, लेकिन तब तक उनके टिकट को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया। भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद कई दावेदारों के नाम चर्चा में आए थे। उनमें से एक नाम जितिन प्रसाद का भी था। रविवार की रात आई सूची में पार्टी ने जितिन प्रसाद के नाम पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही जिले में चुनावी हलचल तेज हो गई। वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद नई चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। वरुण गांधी किसी और पार्टी में जाएंगे, क्योंकि नामांकन के पहले दिन वरुण गांधी के प्रतिनिधि ने नामांकन पत्र खरीदे थे, जो अब चर्चा में है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस का हाथ पकड़ेंगे या फिर साइकिल की सवारी करेंगे। सपा में जाने की संभावनाएं प्रबल हैं, इसलिए भी हो गई हैं क्योंकि सपा के पीलीभीत लोकसभा सीट से घोषित प्रत्याशी पूर्व राज्य मंत्री भगवत सरन गंगवार का गुरुवार को चौंकाने वाला वीडियो सामने आया था। इसमें वो मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता वरुण गांधी को लेकर काफी भावात्मक नजर आए थे। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी बड़े नेता हैं। अगर सपा मुखिया उन्हें पीलीभीत से चुनाव लड़ाना चाहेंगे तो वो बिना किसी से कुछ कहे अपनी दावेदारी छोड़ देंगे। हालांकि बयान वायरल होने के कुछ देर बाद ही भगवंत सरन ने वीडियो में कही जा रही बातों से इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वरुण गांधी कांग्रेस में भी जा सकते हैं। कांग्रेस उन्हें अमेठी या फिर रायबरेली से उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि कांग्रेस अभी इन दोनों सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। विश्वास व्यक्त किया है और यहाँ का लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भूपेश जी का धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे उन्होंने सहयोग दिया और यहाँ इस चुनाव में जो निर्णायक चुनाव होगा भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल का, इसमें ये स्पष्ट है कि जो जीत सुनिश्चित हो गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें पीलीभीत जनपद के यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा। ऐतिहासिक एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और प्रधानमंत्री जी की को और मजबूत करने का काम पीलीभीत जनपद निवासी करेगा। जैसे कि आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है। इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए। वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है। इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए। वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है। इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए। वो आने से हम बड़े खुशी होंगे।
लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह और गढ़वाल सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी नामांकन लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान भाजपा ने नामांकन रैली में अपनी ताकत दिखाई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सीएम धामी प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंचे। लोकसभा चुनाव में उतरे भाजपा और कांग्रेस के 3 प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया। टिहरी से भाजपा प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह और गढ़वाल सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी के साथ कांग्रेस के टिहरी लोकसभा से गुनसोला ने अपने नामांकन किए। कांग्रेस प्रत्याशी गुनसोला के नामांकन के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा समेत कई नेता भी मौजूद रहे। पौड़ी के रांसी पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने स्वागत किया। यहां भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए मुख्यालय पहुंचे थे। बलूनी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल और गढ़वाल सांसद तीरथ रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध और भाजपा नेता नामांकन में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कुछ ही देर में पौड़ी रामलीला मैदान में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में उतरे कांग्रेस प्रत्याशियों को स्टार प्रचारक का इंतजार है। प्रत्याशी अपने स्तर पर चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से अभी तक कोई भी बड़ा नेता उत्तराखंड दौरे पर नहीं आया है। भाजपा ने 5 सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लंबी फहरिस्त बनाई है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक स्टार प्रचारकों की सूची तैयार नहीं करी है। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों की सूची बनाई जा रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, सलमान खुर्शीद समेत कई बड़े नेताओं की 5 सीटों पर रैली निकालने की रणनीति तैयार की जा रही है। होली पर्व के बाद स्टार प्रचारकों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। उत्तराखंड स्थापना के 5 सांसद यहां से जिताकर भेजे थे और 2022 में अभी आप सबके आशीर्वाद से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के चुनाव में गए और आप सब लोगों ने उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड स्थापना के 24 सालों के इतिहास में पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक आपने परिपाटी बदलने का काम किया, एक इतिहास बना दिया। किसी भी राजनीतिक दल को लगातार दूसरी बार सत्ता में लाकर लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ संपन्न हो रहे हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन यहीं पर, वहां से शुरू होती है ऋषिकेश से और कर्णप्रयाग तक पहुंचती है। यह भी हमारे गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है। बद्रीनाथ केदारनाथ की मैं बात करूं, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान बन रहा है, आप सब जानते हैं। इसके साथ साथ केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। एक समय वो था, आप याद करिए, आप जब ऋषिकेश से यहाँ पौड़ी के लिए आते थे, श्रीनगर के लिए आते थे, आप बद्रीनाथ जाते थे, रुद्रप्रयाग जाते थे, चमोली जाते थे, पूरे कई घंटों लग जाते थे। आज आप आसानी से कुछ ही घंटों में आप बद्रीनाथ से ऋषिकेश पहुंच जाते हैं, देहरादून पहुंच जाते हैं। भाइयों बहनों, ये अंतर साफ दिखाई देता है किस प्रकार से आज कनेक्टिविटी बढ़ी है, किस प्रकार से आज तेजी से काम हुआ है। हमने भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ये जो बात हो रही है इस बार की, ये चर्चा नहीं हो रही सरकार किसकी बनेगी, वो इसलिए हो रही है कि मोदी जी ने जो भी जनता से वायदा किया है, जो भी जनता से संकल्प लिया है, वो सारे के सारे उन्होंने पूरे किए हैं। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, इसलिए आज 4 धामों का विकास हो या बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, नवनिर्माण हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, ये बहुत सारे काम जो अभी भाई अनिल ने यहाँ से गिनाए, वो सारे काम इसीलिए संभव हो पा रहे हैं कि आज दोनों ही जगह पर दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। आप सबको पता है, उत्तराखंड आज देश के अंदर जहां बहुत सारी बातें, 370, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना, सीएए का कानून लागू होना, या देश के अंदर अन्य जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो सब मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के अंदर भी हमने उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। भाइयों बहनों, मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको, देवभूमि के एक एक व्यक्ति को, कि हमने चुनाव से पहले जो आपसे संकल्प लिया था, आपसे वायदा किया था,
वो हमने पूरा किया है। आपने देखा होगा नकल का अध्यादेश जो आज एक मॉडल बन गया और उसके लागू होने के बाद पिछले 2 सालों में कई हजार नियुक्तियां हमने करी है भाइयों बहनों। इतनी नियुक्तियां करी है जितनी पता 20 सालों में नहीं हुई, उससे ज्यादा नियुक्तियां हुई है। नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, पारदर्शिता से काम हो रहा है और जो बच्चे हमारे हतोत्साहित हो जा रहे थे, निराशा जिनके मन में छा जा रही थी, उन सबका आत्मबल बढ़ा है। आज पारदर्शिता के आधार पर सबको नौकरी मिल रही है। जो गरीब माता पिता के बेटे आज तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में विश्वास है कि हम तैयारी करेंगे तो हमारा नंबर अवश्य आएगा। भाइयों बहनों, लैंड देहात के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। आपने देखा होगा कई हजार एकड़ जमीन उत्तराखंड की आज अतिक्रमण से मुक्त हो गई है। इसके साथ साथ स्मृति जी हमारी मातृशक्ति की प्रतीक है। मैं कहना चाहता हूं कि हमने उत्तराखंड में हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को आगे आने के लिए 30% का आरक्षण उत्तराखंड में सुनिश्चित किया है। भाइयों बहनों, मैं अगर यहाँ से काम गिनाने लगूं बहुत देर लग जाएगी। मैं गिनाते रहूंगा और आप सब लोग, मुझे पता है बहुत देर से आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं। आप सब लोगों में अपार उत्साह है और मैंने देखा जिस समय आप सब लोग यहाँ पर जब मैं पहुंचा, आपका उत्साह देखकर मैं कह सकता हूँ कि इस बार गढ़वाल लोकसभा से सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाले हैं। जो हमारे अभी भाई आदरणीय धीरज जी ने जो बहुत सारे काम गिनाए, वो सारे के सारे काम भाई अनिल जी पहले उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको बढ़ा रहे थे, लेकिन अब अनिल जी की जिम्मेदारी है। अनिल जी के साथ साथ हम लोगों की सबकी जिम्मेदारी है कि हम उस विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अभी हम होली के त्योहार में हैं, आज होली हो रही है और 4 जून को जब रिजल्ट निकलेगा, भाई अनिल को आप एक ऐतिहासिक वोटों से यहाँ से जिताकर भेजेंगे। उस दिन हम सब लोगों की दिवाली होगी। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए कि आप ऐतिहासिक जीत यहाँ से दिलाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से बीजेपी द्वारा टिकट दिए जाने पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने खुशी व्यक्त की है। रनौत ने होली के मौके पर कार्यकर्ताओं के साथ खुशी मनाई और रंगों के साथ होली खेली। इसके बाद फिल्म अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट करी। इसमें कंगना रनौत ने लिखा, मेरी प्यारी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बिनशर्त समर्थन किया है। आज पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे मेरे जन्म स्थान हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं हाई कमांड के आदेश का पालन करूंगी। मैं आधिकारिक तौर पर पार्टी के शामिल होकर काफ़ी सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं एक योग्य कार्यकर्ताओं और भरोसेमंद पब्लिक सर्वेंट बनने की आशा रखती हूं। शुक्रिया। कंगना रनौत ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं जिसमें वो महिलाओं के साथ होली खेल रही हैं। एक तस्वीर पर कंगना रनौत ने लिखा कि मेरे गांव की मिट्टी मुझे बुला रही है, देश ने मुझे अपनाया है। एक अन्य तस्वीर में कंगना रनौत ने हैप्पी होली लिखकर शुभकामनाएं दी हैं। कंगना रनौत मूलतः मंडी ज़िले की रहने वाली हैं। वो मंडी ज़िला सरकारघाट उपमंडल के भाबला की रहने वाली हैं। 24 मार्च को बीजेपी ने कंगना को मंडी से बीजेपी का कैंडिडेट घोषित किया था। इसके बाद बीजेपी पूर्व सांसद महेश्वर सिंह का दर्द छलका था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में बड़े विद्वान, बुद्धिजीवी, अनुभवी लोग हैं। उन्होंने सब कुछ देखकर ही कंगना को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने सर्वे भी किया है। ऐसे में हो सकता है कि सर्वे में कंगना शायद हमसे आगे हैं और हम कंगना से पीछे हैं। कंगना रनौत ने मीडिया से कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मेरी जन्मभूमि, मेरे अपनों ने मुझे वापस बुलाया है। अगर वो मुझे चुनेंगे तो मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें दो राय नहीं है कि कंगना ने कहा कि मुझे चुनौतियां पहले भी मिली हैं। कंगना ने कहा कि मैं छोटी उम्र में व्यवसाय के लिए घर छोड़कर बाहर चली गई थी। उसमें मुझे कई संकटों का सामना करना पड़ा। इसके लिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। मेरे जीवन में चुनौतियों के लिए नई जगह नहीं है। कंगना ने अपने निर्देशन में बनी फिल्म इमरजेंसी में नजर आएंगी। फिल्म में वो भूत इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो
हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूं। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है। हमारे जो एक्स सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी सदैव आभारी हूं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। देखिए, चैलेंजेस तो हमेशा से ही आए हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोजगार के लिए बाहर चली गई थी, तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा, अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि हाँ, कंगना हमारी सेवा में आए, तो डेफिनेटली मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी। वो मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ज्यादा, जैसे दिलीप जी होगी, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, जो दिग्गज हैं, जिन्होंने कई सालों से, कई दशकों से जो संघर्ष में रत हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मेरा मार्गदर्शन अपनी छोटी बहन समझकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे और मुझे बताएंगे क्या क्या करना है। और ये हमारी पार्टी में जिस तरह का जो कल्चर है, आपको पता है कि आरएसएस का हो चाहे या तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है, वो बहुत ही, सब लोग एक दूसरे को सहयोग करने में विश्वास रखते हैं। तो उसी सहयोग के चलते हुए मैं भी इनके पीछे पीछे चलूंगी और हम लोग विजयी रहेंगे। देखिए, मैं तो इनकी कृपा पात्र हूँ। आज सब मेरे भाई जो हैं यहाँ पहुंच गए हैं, ये मेरा मार्गदर्शन करेंगे और बहुत बड़ा कैंपेन हम करेंगे। आपको पता है कि मंडी बहुत बड़ा एक उसमें जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा एक भाग आते हैं और लोग आते हैं, तो हम लोग सब जगह कैंपेन्स करेंगे, हर लोगों तक, छोटे छोटे गांव तक, छोटे छोटे कस्बों तक पहुंचेंगे और लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे कि किस तरह से एक नई आवाज, एक नया उत्साह और नए साहस के साथ जो है हम भारतीय जनता पार्टी के जो उनका एक एजेंडा है, जो उनका एक गोल है, वो हम जनसाधारण तक, एक एक अपने भाई बहन माताओं तक लेके जाएंगे। अब हम भी कार्यकर्ता हैं, जिस तरह से जहां जहां हमें आदेश होगा वहां वहां जाके, अब हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो हम हैं वो पार्टी के ही साथ है और पार्टी की विजय में हमारी विजय है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की विजय में ही हमारी विजय है। अब हम ये नहीं समझते हैं कि हमारा अपना अस्तित्व है, कि हम कंगना है या हम कोई एक स्टार हैं, कि हमारा यहाँ जाने से क्या अच्छा होगा या कितना परिश्रम, ये हमने इस तरह की विचारधारा को अब त्याग दिया है। अब हम एक मामूली से कार्यकर्ता है पार्टी में, जहां हमें भेजा जाएगा हम वहीं जाएंगे। अगर आप जीत के संसद पहुंचने, प्रायोरिटीज क्या होंगी? मेरी प्रायोरिटीज देखिए, जो हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी जो उनसे ना कि वो सिर्फ इस भारत के बल्कि वो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो हम उनके पीछे पीछे चलेंगे। उनके जो एजेंडा होंगे, हम उनकी सेना बनकर हम एक साधारण मानवीय तक पहुंचाएंगे इस प्रदेश में। और वो इतने लोकप्रिय है, हम नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे। हमारा ये मानना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में हैं। केजरीवाल ईडी की हिरासत से सरकार चला रहे और वो अब तक 2 आदेश जारी कर चुके हैं। सीएम केजरीवाल इन आदेशों को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि हिरासत में जाने के बाद भी केजरीवाल दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं, वो दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा के बारे में सोच रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हॉस्पिटल में मुफ्त टेस्ट ना हो पाने से केजरीवाल परेशान हैं। कई हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक में दवाई की कमी होने से भी परेशान हैं। कोई साधारण आदमी गिरफ्तार होने के बाद परिवार के बारे में सोचता है, लेकिन केजरीवाल हिरासत में जाने के बाद दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि केजरीवाल दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा के बारे में सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री पहले मुझसे पूछते थे कि मैं हॉस्पिटल कब जाऊंगा, मुझे बताते थे कि हॉस्पिटल में पहले खिड़की पर जाकर दवाइयों के बारे में बात करूं। उन्हें लगता है कि जेल में जाने के बाद दिल्ली के लोगों को दिक्कत होने नहीं चाहिए। सौरभ भारद्वाज आगे कहते हैं कि सीएम ने मुझे निर्देश भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ अस्पतालों में मुफ्त ब्लड टेस्ट सैंपल उपलब्ध नहीं है, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। 21 मार्च को आप सबने देखा कैसे रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर में घुस के
केंद्र सरकार की ईडी उनको गिरफ्तार करके ले गई और तब से वे ईडी की हिरासत में हैं। कोई साधारण आदमी भी इस तरीके से गिरफ्तार हो जाए तो उसकी चिंताएं रहती हैं, पत्नी का क्या है, बच्चों का क्या है, कौन वकील किया जाए, कैसे बेल ली जाए, क्या बहस हो रही है। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं, ऐसी मिट्टी के बने हैं कि वहाँ ईडी की हिरासत में भी उनको ये लगा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं हिरासत में चला जाऊं और पीछे से दिल्ली के लोगों की परेशानियां बढ़ जाएं। और एक विषय उनके दिल के हमेशा बड़ा करीब रहा, दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, कि दिल्ली के अस्पतालों में समय पे इलाज मिले, गरीब को भी मिले, मिडिल क्लास को भी मिले, मुफ्त इलाज मिले, मुफ्त दवा मिले, मुफ्त टेस्ट मिले। मुझे याद है कि जब मुख्यमंत्री जी बाहर थे तो मुझे कहते थे कि तू कब जाएगा अस्पताल, कब जाएगा? तो मैं बोलूँगा सर कल जाऊँगा। कौन से हॉस्पिटल जाएगा? मैं कहूँ सर इतने में जाऊँगा। अच्छा ठीक है। तो मैं कई बार फेसबुक लाइव और ट्विटर पे लाइव दिखता था, कई बार टीवी की तरफ से लाइव दिखता था, तो कहते थे अरे तू सीधा ही स्टोर में क्यों चला जाता है, तू पहले खिड़की पे जाया कर, जहाँ पे दवा मिलती है उस खिड़की पे जाया कर, वहाँ पे उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तू मंत्री है, वहाँ लोगों का पर्चा ले लेकर पूछा कर कि इस पर्चे के अंदर 3 दवाइयाँ हैं तो कितनी मिली, देखा कर कि वही दवाई है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दवाई कोई और लिखी है वो दूसरी मिली, और फिर लिखा कर कि कितनी दवाइयाँ मिल रही हैं। पहले मेरे को आइडिया नहीं था, मैं पहले ही एमएस के पास जाके पूछता था कि भाई ईडीएल लिस्ट कितनी है, असेंशियल ड्रग लिस्ट उसमें कितनी मौजूद हैं। कहते नहीं इनके चक्कर में मत पड़, तू बाबू मत बन, पहले खिड़की पे जाया कर। और देखते थे, हर वीडियो को देख के कहते थे कि यहाँ पे तो ये दवाई नहीं थी, तो क्या किया? फिर मैं बताता था कि ऐसे किया ऐसे किया। और मोहल्ला क्लिनिक्स के विषय में कई बार लोग डायरेक्ट शिकायत कर देते थे, तो पूछते थे कि ये मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे है, इसमें तो इतने दिनों से डॉक्टर नहीं है, क्यों नहीं है? इतने दिनों से है तो अफसर ने क्या कार्रवाई की, तुमने क्या किया? एक एक चीज का ध्यान रखते थे। और पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं कि आज हिरासत में हैं तो भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो जेल के अंदर हों बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयाँ लेने जाए उसे दवा मिले। और अगर उस गरीब आदमी को दवा नहीं मिलेगी, एक बड़ी साधारण सी बात है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास आदमी अगर अस्पताल में जाए, दवा ना मिले तो वो खरीद सकता है, मगर दिल्ली के अंदर लाखों ऐसे गरीब परिवार हैं जो दवाइयों के लिए पूरी तरीके से सरकारी अस्पतालों में आश्रित हैं।
5 बजे की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।